नमस्कार। कुक स्पीक्स में एक बार आप सभी तमाम लोगों का बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौर में आपके घर में सब कुशल, सब ठीक ठाक, ईश्वर से प्रार्थना, खुदा से इबादत की सब ठीक ठाक रहे। आज का ये जो विषय मैंने सेलेक्ट किया है वो एक बड़े पॉजिटिव वे में सेलेक्ट किया है और वो जो सिलेक्शन ऑफ दी टॉपिक है वो ये है कि स्पोर्ट्स में क्राइम का दखल। और मेरे ख्याल से आप लोग इशारा समझ ही रहे होंगे, जो अभी इतनी बड़ी एक न्यूज़ बनी हिंदुस्तान में, जो सुशील कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। केस अभी कोर्ट में भी नहीं गया है, शक की बिना पे लिया। तो मैं अभी सुशील कुमार को बिल्कुल दोषी नहीं मानता। मैं तो अभी उनको एक प्लेयर लेके चल रहा हूँ, एक ओलंपियन लेके चल रहा हूँ जिन्होंने भारत को 2 बार रनिंग बैक टू बैक मेडल्स दिलाए। दैट इज टोटली सब्जेक्टेड टू द कोर्ट और जिसका हम आदर करेंगे। तो ओलंपियन की बात थी और मैंने सोचा कि इस बात के लिए अगर मेरे पास एक ओलंपियन ही हो तो बात करने का मजा आएगा, क्योंकि ओलंपिक्स में जिसने देश को रिप्रेजेंट किया हो उसकी जो फीलिंग होती है या उसका जो एक एहसास होता है, वो एक आदमी जो फील्ड पे उतरा है वही उस चीज को बता सकता है। तो मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे साथ जो अभी ये शख्स बैठे हुए हैं, सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब, ये भोपाल के हैं। आप अर्जुना अवार्ड विनर हैं। जलालुद्दीन साहब ने वर्ष 1984 में लॉस एंजलिस में हॉकी में भारत के लिए ओलंपिक्स के लिए खेले थे। आप उसके पहले जो एक वर्ल्ड स्टार स्टडेड 11 बनी थी उसके एक मेंबर थे। दैट इज बिफोर ही प्लेड इन द ओलंपिक्स। आप एक बहुत ही तमीज और तहजीब इखलाक वाले इंसान है। मैं किसी और को भी ला सकता था, लेकिन स्नेह और प्यार और रिस्पेक्ट इतनी रही जलाल भाई के लिए कि मैंने कहा नहीं, मैं जलालुद्दीन साहब को ही पकड़ के लाऊंगा। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं जलाल भाई कि आप इस दौर पे भी आप तशरीफ लाए। और थोड़ा आपसे सुशील कुमार के विषय से पहले कुछ हॉकी के बारे में बातचीत हो जाए। जरूर। कुछ अपने प्लेइंग डेज के बारे में बताइए साहब। देखिए, मैं इसमें सुशील कुमार की 2 चीजें कवर करूंगा साहब, जी हाँ। जो मैं चाहता हूं आप उसको जरूर थोड़ा लाइट थ्रो करें। पहली चीज तो ये है कि क्या आप जैसे ओलंपियन है या सुशील कुमार जैसा ओलंपियन है, क्या फेडरेशन की ड्यूटी बनती है इनको माता पिता जैसे प्यार से स्नेह से रखें ताकि ये लोग बिगड़े नहीं? और कितने ओलंपिक्स पैदा होते हैं साहब अपने बताइए। जैसे बहुत थोड़े से मतलब पॉइंट 1 पॉइंट बहुत मुश्किल से। देखिए, ये तो इंडिविजुअल गेम का प्लेयर है रेसलिंग में सुशील। हम लोग टीम गेम के भी अगर मान लीजिए कि 16-18 प्लेयर होते हैं, उसमें मुश्किल से ओलंपिक्स में जब एक ओलंपिक के बाद 4 साल दूसरा ओलंपिक होता है तो आधी से ज़्यादा टीम तो वही होती है जो ओलंपिक खेली भी होती है जी। उसमें मुश्किल से 2-4 प्लेयर इंटर होते हैं। तो मतलब आप अगर ये हिसाब लगाएं कि आज तक कितने ओलंपियन हो चुके होंगे, हमारे 1928 से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। तो हर कोई ओलंपिक 1-1, 2-2, 3-3 ओलंपिक खेला हुआ प्लेयर है जी। तो आप गिनती उसमें एंट्री घुसना बहुत मुश्किल होता था टीम में। करेक्ट। इंडिविजुअल गेम में बहुत कम लोग हमारे यहाँ से क्वालिफाई करते थे। अब उसमें सुशील कुमार या हमारे बिंद्रा और इस टाइप के जो भी हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन जो भी रहे हैं, हमारे टेनिस खिलाड़ी, हमारा लिएंडर पेस रहे, लिएंडर पेस है हमारे साथ खेले, उनके फादर ओलंपिक खेले। बिल्कुल। उनके फादर हॉकी में खेले, हॉकी खेले हैं, म्यूनिख ओलंपिक खेले हैं, बहुत अच्छे सेंटर ऑफ थे। जी। डॉक्टर भी है जी। तो अच्छे से हमारी मुलाकात है उन लोगों से। मैं ये कहना चाह रहा था कि इतने बहुत बड़ी तादाद नहीं है जी ओलंपिक प्लेयर्स की पूरे मुल्क में। और ये बात ज़रूर है कि जो आपने बहुत वजह बात कही है कि फेडरेशंस ने इन खिलाड़ियों को, एसोसिएशन ने, फेडरेशन ने बिल्कुल भी ये सोचते रहे हमेशा से आज तक भी कि इनको हम खिला रहे हैं, हम बड़े लोग हैं और ये खिलाड़ी जो है इसको तो हमारे रहमो करम पे खेल रहा है। जबकि अगर अपन एक हकीकत देखें तो खेल से बड़ा कोई नहीं, खेल से बड़ा क्या हो सकता है। ना तो फेडरेशन है, मेहनत करते हैं, वो कहीं अपना ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में ला रहा है। सर ब्रॉन्ज लाया 2008 में और सिल्वर लाया 2012 में। 2 मेडल आदमी जो लेके आ रहा है इंडिविजुअल एग्जाम में, उसके लिए फेडरेशन या एसोसिएशन जो वहाँ की स्टेट की हरियाणा एसोसिएशन है या रेसलिंग फेडरेशन है, इन खिलाड़ियों को तो हाथों हाथ में रखना चाहिए। बिल्कुल साहब, मैं बहुत ही उनके लिए क्या है, उनको बहुत अच्छा लोगों को ये होना चाहिए कि उनके लिए मनोवैज्ञानिक टाइप के लोगों उनके साथ साइंटिफिक हों और उनको बताया जाए कि आप लोग ये खेलें, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अगर हमारे खिलाड़ियों का शुरुआत होती है तो उनको खेल से वास्ता होता है और कुछ नहीं होता। उनको समझाने के लिए ये बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
सुशील तो वैसे भी बहुत मैच्योर हो गए थे, और सब बातें थी, और हमारे मध्य प्रदेश में भी वो रेसलिंग के लिए हमारे यहाँ नॉमिनेट थे। बिल्कुल, बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको लिया था। और लेकिन उनके साथ जो भी ये हादसा हुआ है, ये बहुत शर्मनाक वाली बात है। एक खिलाड़ी का इन्वॉल्वमेंट, मैं ये समझता हूँ कि बहुत संजीदा होते हैं प्लेयर, और ये प्लेयर ये इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। मालूम नहीं क्या क्या बात किस तरीके से उकसाया गया है, उनको क्या हरकत की गई है, कौन लोग उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि ये खिलाड़ी जब बनता है तो उसके पास बहुत तरीके के लोग आ जाते हैं, बहुत तरीके के लोग आते हैं, तो उसका नाम बिकता है, फेम हो जाता है ना। तो इंडस्ट्रियल भी आते हैं, क्रिमिनल लोग भी आते हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप के तो लोग। क्या मैं यही आपको थोड़ा जी हाँ। कट शॉर्ट करता हूं साहब, जो एक जी हाँ। इंसान सुशील कुमार ने 8 साल में 2 मेडल दिलाए अपने को, जी हाँ। राइट साहब, बैक टू बैक। मतलब अगर आप देखें तो रेसलिंग में 1952 में जादव जी को मिला, ज्यादा था 1952, मतलब 52 के बाद आप 2008, मतलब 56 साल के बाद एक आदमी एक मेडल लेके आ रहा है। लिएंडर पेस को छोड़ दीजिए, टेनिस में बीच में लाए थे वो। तो क्या ऐसे हीरो को जो अपने यहाँ तलाशने पे नहीं मिलते, अपन इस इतने हसीन इंसान को वी आर लूजिंग, तो क्या अपना कोई दायित्व नहीं कि ये बेचारा क्यों उसमें एंटर कर गया? क्या फेडरेशन को इसको बिल्कुल एक संयम या माँ बाप के तरीके से नहीं रखना चाहिए कि भैया आओ, तुम एक ओलंपियन हो, तुमने भारत का इतना बढ़िया तुम 2 मेडल लेके आए, तो लोग तरसते थे सालों से, आइए इसको साहब एक मकान दें, इसका एक ट्रेनिंग पीरियड दें साहब, इसको एक स्टाइपेंड दें, रेलवे की नौकरी दे दी। तो आपके इसमें क्या व्यूज है? क्योंकि ओलंपिक खेला हुआ आदमी साहब, जब आप लोग फील्ड पे उतरते होगे कैसा लगता था आपको? मनोज भाई, इस सब चीज़ के पीछे जो आपकी पूरी बात आप कहना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर मैं छोटा सा एक जुमला बोल दूं जी, तो वो मेरा ख्याल से एकदम से पिन पॉइंट होगा। हिंदुस्तान के माहौल में पुराने ज़माने से आज तक, जी, चाहे वो एसोसिएशंस हों, फेडरेशंस हों, सरकार हो, ये खिलाड़ी को दूसरे दर्जे का समझते हैं। इसको ये सोचते हैं, इनकी ज़्यादातर सोच में आपको मैं अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। नहीं, थोड़ा अब इतना वक्त अपने पास नहीं रहेगा कि तो बहुत इसको कहना, क्योंकि ये सोचते हैं कि इसको, अरे भाई ये तो गरीब है, इसने तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तो भाई सिपाही बना दिया जाए, थानेदार बना दिया जाए। एग्जैक्टली। उसको मालूम नहीं है कि ये आदमी क्या करके आया है। और खिलाड़ी खेल जो हिंदुस्तान का है वो खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है। पूरा खेल जो फेडरेशंस हैं, सरकार में लोग बैठे हैं, डायरेक्टर बने हुए हैं, जहां पर भी पूरे आप देख लें, तो ये खिलाड़ी नहीं है कोई, तो अब खेल की भावनाओं को क्या समझेगा? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल आपने मुद्दे पे बोला। खेल को वो क्या समझेंगे? वो लोग वो तो ये जानते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करने आए हुए हैं, इधर से निकल जाएंगे, ये करा वो करा, खिलाड़ी को उधर खड़े रहो, टेंशन साहब। आप क्या सजेस्ट करते हो साहब ऐसे केसेस में? फेडरेशन में क्या कोई एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक आदमी जो खेला हुआ हो उसको फेडरेशन का चीफ बनाना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, जैसे आपने बताया एक मनोवैज्ञानिक आदमी होना चाहिए, देयर शुड बी अ टीम बिल्कुल फॉर ईच फेडरेशन। मिसाल लोगों को सीखना चाहिए हिंदुस्तान में ही, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, क्रिकेट से मिसाल ले लें। वहाँ कौन है सेलेक्टर? वहाँ उनके बोर्ड में कौन लोग हैं? क्रिकेट इसलिए जा रहा है, क्रिकेट इसलिए ऊपर है, यानी वहाँ खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से। फेडरेशन में भी उनके जो बोर्ड है उसमें वोटर, उनको ताकत दी गई है, एक एक प्लेयर जो खेले हुए हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है कि 25,000 रणजी प्लेयर को स्टाइपेंड मिलता है, अब तो 50,000 रुपये मिलते हैं, पुरानी स्टार्ट वहाँ से हुआ था जी। तो वो खिलाड़ियों को पूरी तरीके से सिक्योरेट कर लिया, पूरी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को, कि तुम्हें कहीं नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं पर ही किसी के सामने जाने की। उनको बेनिफिट फंड्स भी देना शुरू, बेनिफिट फंड्स भी दे दिए, और वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, और सीनियर जब खिलाड़ी बात करता है जूनियर से तो उसकी बात जूनियर जरूर सुनता, क्योंकि स्पोर्ट्स की तो पहला सबक सिखाया जाता है डिसिप्लिन। तो अपन अगर इसको थोड़ा कंक्लूजन की तरफ तो नहीं जा रहे, अपन कंक्लूजन करेंगे इस चीज को, अपन जो धीरे धीरे पहला कदम रख रहे हैं कि उसमें फेडरेशन का फॉल्ट है और अपने को इन जैसे हीरो को खोना नहीं चाहिए। इसके लिए अपने को कुछ एक ऐसी स्कीम चलानी चाहिए ताकि जिससे ये सुरक्षित फील करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज जैसे आपने बोला कि खिलाड़ी क्या करके आया है, तो उसके बारे में सोचो तो भाई, एक मेडल लाना क्या चीज है, कितना परसेंटेज है जो लेके आता है। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताऊं, जलालुद्दीन साहब जो थे, जिन्होंने 1984 में लॉस एंजलिस में खेला था, एक तो उसमें उस ग्राउंड की बड़ी मेमोरीज होंगी आपको जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसी ग्राउंड में सन 1932 में ओलंपिक्स हुए थे और मेजर ध्यानचंद जी खेले थे, रूप सिंह जी खेले थे। तो कैसा लगा था आपको उसी ग्राउंड पे उतरना? सब
वो तो ओलंपिक तो किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। जी जब वो खेल स्टार्ट करता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। आज तो सबके सामने मीडिया है। हम लोग जिस ज़माने में खेलते थे जी उस ज़माने में तो जो सामने दिखता था वही हम लोग करते थे। जी। तो ओलंपिक खिलाड़ी को देखते थे तो ये सोचते थे ये कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं और किस मतलब तरीके एक से देवर लेजेंड, लेजेंड, एक लेजेंड्स थे। लेजेंड्स होते। तो उनको देख देख के उस तरीके से हम लोग अपने आप को ढालते थे। तो जाहिर है कि जब ओलंपिक वाले मैदान पे और जहाँ ध्यानचंद साहब उस मैदान पे क्या खेले साहब हो, फीलिंग उसी रही से होगी खेले साहब, हो, अरे वाह तो वो अंदाजा आपको उस मैच के उसी ग्राउंड में खेले थे, वही मैदान पे था। मजा की जो बात मतलब थी, एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बस वो जो तमन्नाएं थी वो पूरी थी। क्या बात, पूरी क्या बात। तमन्नाएं जो भी जिंदगी की थी वो पूरी हो रही थी और टीम हमारी बहुत अच्छी थी। सर उस टाइम पे मोहम्मद शाहिद थे, मोहम्मद शाहिद जफर इकबाल थे, मरविन थे, फर्नांडिस थे, सोमाया था, करवेलो था। क्या टीम थी साहब, बहुत शानदार। एक एक खिलाड़ी ऐसा था कि मतलब देखने मतलब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी दुखती रख पे जिसे कहता हूँ जलाल भाई की रखूंगा, और वो ये था कि जलाल भाई को शुरू के जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे उसमें नहीं रखा गया। आपको जैसे मैंने इस टॉक की शुरुआत में बताया कि ओलंपिक्स के पहले आप जो थे स्टार स्टडेड वर्ल्ड 11 के खिलाड़ी में इनको चुना गया था। उसके बावजूद, अब ये किस्सा इन्हीं की जुबानी सुनेंगे अपन, उसके बावजूद इनको शुरू के जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे उसमें नहीं खिलाया गया। नीदरलैंड्स के खिलाफ खिलाया गया जो मैच अपने को क्वालिफाई करने में मदद नहीं करता। वो मैच में ओलंपिक्स की हिस्ट्री में नीदरलैंड्स की वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट्स रही। दे लॉस्ट 2-5 टू इंडिया, जिसमें जलाल भाई का जो पास, अभी भी जो पुराने हॉकी प्रेमी हैं या अगर आप एंटर करेंगे उन पुराने रिकॉर्ड्स में, इनका एक पास जो बड़ा मशहूर हुआ था जो इन्होंने जफर इकबाल को दिया था, और ये राइट आउट की पोजीशन पे खेलते थे जलाल भाई, और इन्होंने एक पास दिया था जो जफर इकबाल ने कन्वर्ट किया था और जिससे पूरा हौसला बढ़ गया था। तो मैं उसी का एक 84 का जो अभी अपन बात कर रहे थे फेडरेशन का, कोचेस का, कि दादागिरी तो नहीं बोलना चाहिए, बड़ा एक गलत शब्द हो जाएगा, पर एक हाँ एक अपर हैंड जो रहता है, अपर हैंड उनका, और हॉकी में ये सब चीजें होती रही। तो बताइए ना साहब वो किस्सा क्या था, कितनी अच्छी टीम थी। अरे साहब तो हम लोग उसकी थोड़ी सी आपको ये अंदाजा लगा दें कि हम लोग ओलंपिक खेलने जब जा रहे थे तो हमारी टीम का मॉरल इतना बूस्ट था। हम 83 में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे। 1-2 टेस्ट मैच में एक आध में हम भी हारे थे। न्यूजीलैंड को वहीं हराया था हम लोगों ने उनके घर में। जर्मनी में हम लोग 4 नेशन खेले, वहाँ हमारी जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया से टॉप, पाकिस्तान नहीं थी उसमें, जबकि हमने उनको खूब जम के अच्छे से हराया और बराबर। हम लोग जब ओलंपिक के लिए तैयारी कैंप कर रहे थे तो ये हो रहा था कि हम लोगों को, मैं एयरलाइंस में जॉब करता था तो मुझे ऑफ़र आया कि आप कस्टम ज्वाइन कर लीजिए, बैंक ज्वाइन कर लीजिए, BHEL ज्वाइन कर लीजिए, बहुत से। तो मुझे छोड़ना तो थी एयरलाइंस, तो मुझे अपने भोपाल भी आना था। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस, हमारी टीम का कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस डिपार्टमेंट में रहना है वो तो मैं ओलंपिक भी उसी से जाऊँ खेलने। जी जी। तो मैं कैंप के बिटवीन कैंप चलते में, मैं दिल्ली में कैंप चल रहा था, जी। और और मैंने रिजाइन किया वहाँ एयरलाइन से, और रिजाइन करके भोपाल आया। एक दिन में मैंने यहाँ स्टेट बैंक को ज्वाइन किया। क्या बात है साहब, और ज्वाइन करके नेक्स्ट डे फिर मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए SBI। क्या बात है साहब। तो मैं SBI अब ये होगी ना असूलन वाली बात साहब। तो SBI से मैं खेलने गया और ओलंपिक्स में वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खेलना है, क्योंकि मेरी पिछली परफॉर्मेंस ही पूरी ऐसी थी। और मैं जैसा आपने फरमाया कि मैं दुनिया के 11 खिलाड़ियों में, कितनी बड़ी चीज है साहब, कितनी बड़ी चीज। तो जब पहला मैच नहीं खेला तो पहला मैच खेलने के बाद में एकदम से हम लोग विलेज में टहल रहे थे, तो सामने से चार्ल्सवर्थ और हेजलहर्स्ट और रिक चार्ल्सवर्थ, मतलब ऑस्ट्रेलियन का पेनल्टी कॉर्नर कैप्टन, मतलब लेजेंड 5 ओलंपिक खेला है वो सामने से आ रहा था। तो मैं, जफर और मेरविन, हम तीनों यहाँ से जा रहे थे, उससे रुक गए। तो उसने कहा कि वो जफर से, कैप्टन मैं सरप्राइज हूँ कि ये जलाल नहीं खेल रहा आपकी टीम में, स्टार्ट नहीं किया। बताइए वो सरप्राइज कितनी बड़ी बात है सर। अब जफर ने उसमें कहा कि जफर थोड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। वो कोच ने जो टीम खिला दी, वो मैच हम लोग खराब खेले थे। हम लोग
बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया था उसमें। आपका जो सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें क्या, इसमें जो मेन रोल था वो क्या कोच का था? कोच। तो क्या आपसे क्या खुंदक थी उनको? वो उनको ये थी कि उनके साथ का जो राजकुमार के हिंदुस्तान की टीम से गोलकीपर खेले हैं, वो पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे। तो मतलब अब ये रीजन वाइज का डिस्ट्रीब्यूशन रीजन वाला उनके बेटा चरणजीत कुमार खेलते थे वो। यही तो खत्म हो जाता है। तो ये बात हुई, तो उन्होंने अरे भाई ओलंपिक्स में वो चला गया था, मैं भी गया था, टीम जो अच्छा कर सकती थी खिलाना चाहिए साथ, वो खिलाना। मतलब ये रीजनल डिफरेंस जो अपन डिस्कस करते आए सालों से हिंदुस्तान में, वही की वही कहानी आती है। वही बात थी। एक इंसान जो वर्ल्ड 11 में, उसको आप इतने क्रूशल मैच में नहीं खिला रहे, और जब खिलाया तो 5-2 से अपन विजयी हासिल। और वो कैसे खिलाया, हम एम्बेसडर ने क्योंकि हमारे साथ अमिताभ बच्चन आए हुए थे, क्या बात, और वो मैच देख रहे थे, हम लोगों के साथ बैठ के मैच देखते थे। अमिताभ बच्चन और फिल्म स्टार एक कबीर बेदी साहब, अच्छा ओके, वो दोनों वहीं थे। तो वो एक अमिताभ बच्चन साहब को जब अपने ट्रीटमेंट के लिए भी गए हुए थे, तो उनको वहाँ लाते, तो ओलंपिक्स वो पूरा उन्होंने बैठ के देखा। ये लोग सब देख रहे थे। उसके बाद में हम लोगों की एक दावत हुई, एम्बेसडर ने वहाँ लॉस एंजलिस में दावत करी। उसमें बहुत से लोग थे, पुराने अश्विनी कुमार साहब और असलम शेर और वगैरह जी के, बहुत कंट्री के जो हॉकी के बड़े लीजेंड लोग थे वो थे उसमें, और कुछ सरकार का, और हमारे कुछ प्रेस रिपोर्टर्स थे, वो सीनियर हनुमान सिंह साहब थे। उन्होंने कहा कि एम्बेसडर भी खड़े थे और कि इसको खिला नहीं रहे ये देखिए, बिकॉज ऑफ ये पंजाब का नहीं है, और ये ऐसा कहा उन्होंने जी। तो यानी वो दुख उनके ऊपर बहुत, एम्बेसडर ने ये बात को नोट की, तो कोच मुझसे बात की कि ये क्या मामला है भाई, टीम हमारी हार चुकी थी पूल से जर्मनी से। जी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के दिन मुझे क्या किया गया इन्होंने। जर्मनी से हमको खाली जीतना था जी, जीतना था या ड्रॉ करना था? नहीं, ड्रॉ तो हो गया था। ओके। वो गोल एवरेज में हम बाहर हो रहे थे। ओके। पॉइंट बराबर हो रहे थे। अच्छा, ओके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हमारे ऊपर एक गोल ज्यादा हो गया। ओके ओके। तो हमें वो एक मैच एक गोल से जीतना था। तो इन्होंने क्या हुआ कि जर्मनी के दिन जब मैच, हमारा पूल का लास्ट मैच था और हमें वो मैच डू एंड डाई वाला था जी, तो हमें जीतना ही था। मेरा रिकॉर्ड हमेशा से 1975 से मैं जूनियर में खेल रहा था, उसके बाद 78 में खेला, 79 को वर्ल्ड कप खेला। जर्मनी से जब जब मैच हुए मेरा हमेशा उसमें स्कोर था, कभी भी मैच हुआ हो तो मैंने उस जर्मनी पे हमेशा गोल किया, वेस्ट जर्मनी जी जी। अब मुझे ये लग रहा कि लास्ट 20 मिनट बच रहे, तो जो असिस्टेंट कोच थे भंगू साहब, उन्होंने कहा सर जी इसको उतारिए जलाल को, ये टीम पूरी बैठ जाएगी, गोल में सो रहे हैं। और हम लोग सब, हम खिलाड़ी जो बाहर बैठे थे, रविंदर पाल, इकबालजीत सिंह और रोमियो जेम्स, हम लोग सब लोग जान नहीं निकल रही कि हमें तो ये मैच जा रहा है हमारे हाथ से, और हाँ ओलंपिक कैसा महसूस होता है? आप सोचिए ना, ताकत हो कि आपको बेंच में बैठे हुए हो, मालूम है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को मौका नहीं दे रहे आप। 20 मिनट थे, फिर उसने कहा वार्म अप हो जाके। लॉस एंजलिस का टेम्परेचर 32 डिग्री चल रहा था। मैं गया वार्म अप एक्सरसाइज करके तैयार होके आ गया। 15 मिनट थे उस वक्त, टाइमर इतना बड़ा लगा था, 15 मिनट मैच में बाकी थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे छोड़ नहीं है कैसे भी। मैं आई कैन इमेजिन योर फ्रस्ट्रेशन यार, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे छोड़ नहीं है। अरे बाप रे बाप। अब वो इतनी देर में मालूम नहीं उसके दिमाग में क्या करा, मैं 15 मिनट खड़ा रहा हूँ वार्म अप होके, उसने मुझे मैच में नहीं उतारा। अरे बाबा, ये जिंदगी भर की एक रंजिश आपके दिल में, या एक अफसोस आपके दिल में रह गया होगा साहब। क्या कर सकते? वो मलाल इतना जबरदस्त है कि हम बता नहीं सकते हम सारे खिलाड़ियों को। यही मैं कह रहा हूँ, देखिए ये मलाल आपको इसलिए है क्यों आप हिंदुस्तान के लिए उतर के हिंदुस्तान को विजयी नहीं बना पाए। तो जो आदमी ने जो 2 पदक दिलाए, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी इस दुनिया में एंटर करने। मैं दर्शकों को एक चीज और बताऊं साहब, कि भोपाल का इतिहास हॉकी का बहुत ही मशहूर रहा है। अगर अपन 1936 पे जाएं तो अहमद शेर खान साहब, जो असलम शेर खान के पिताजी थे, फिर ऐशल मोहम्मद खान साहब, ये मैं 1936 की बात बता रहा हूँ। फिर 1968 में इनामुर रहमान साहब मेक्सिको गए, फिर 72-76 में फिर असलम शेर खान गए, फिर 84 में जलालुद्दीन साहब गए लॉस एंजलिस, और फिर 2020 में समीर दाद गए। तो ये 84 से 2020 में 16 साल का फर्क क्यों? 2000 सॉरी, मैं जी हाँ 2000 सॉरी ना, अभी तो 2020 चल रही थी। तो ये 2000 में गए, तो ये इतना लंबा गैप क्यों रहा जलाल भाई? आपके बाद और समीर दाद के बीच में करीब 16 वर्ष का। ये भी वही कहानी है साहब। एक प्लेयर हमारा 78 में हिंदुस्तान की टीम में सिलेक्ट हुआ, एशियन गेम्स बैंकॉक होने वाले थे, टीम अनाउंस हो गई, बेंगलोर में कैंप लगा था, टीम अनाउंस हो गई। सलीम अब्बासी का जिक्र कर रहा हूँ जी 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 साहब। उसकी टीम अनाउंस हो गई,
उसको दिल्ली लेके आए भाई, तो उसको किट्स मिल गया, सब हो गया कि आपको जाके खेलना है। दिल्ली में कहा गया कि आप नहीं जा रहे टीम के साथ। आप सोचिए क्या गुजरती होगी साहब, प्लेयर्स पे क्या गुजरती होगी। मेहनत करता है खिलाड़ी, ये तो सोच सर नहीं ये सकते। फेडरेशन का एक रिवोल्ट जो है, देखिए मैं छोटा सा एक वो मैंने क्या बोला था पॉजिटिव, एक तो इंटरव्यू है ये हमारा टॉप, पॉजिटिव है। हम तो यहाँ पे बैठे ये नहीं किसी को हम लोग नहीं। एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फॉल्ट्स हैं उसको कमी कैसे को- रेक्टिफाई किया जाए, कमी को तो दूर करना कमी है और कैसे रेक्टिफाई किया जाए। और एक आदमी जो ओलंपिक्स खेला उसी से बातचीत हो रही है। मेरे को याद है जब मोविन आपके फर्नांडिस साथ खेले थे उस टाइम पे रिवोल्ट हुआ था इंडियन हॉकी फेडरेशन। मुझे ये भी याद है धनराज पिल्ले एशियाड जीत के आया था और उसके बाद उसको टीम से हटा दिया। बिल्कुल 90। जो आदमी गोल्ड मेडल जीत के आया था धनराज पिल्ले, हम लोग हैरान थे क्या नाम ले उस इंसान का, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, गुजर गए। उन्होंने वो इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने धनराज पिल्ले को हटा दिया। जो आदमी एशियाड जीत के आ रहा है, आप टेनिस में देखें तो रिवोल्ट किया कि साहब ये पारिवारिक वो चल रहा है, जबकि मैं खुद एक टेनिस का कमेंटेटर हूँ। मैंने जैसे बोला किसी पे इल्जाम नहीं है, लेकिन एक फॉल्ट को कैसे रेक्टिफाई करें। बैडमिंटन में सालों साल मध्य प्रदेश में एक परिवार की हुकूमत रही, बिल्कुल परिवार की एक ही परिवार की हुकूमत रहेगी। तो कहीं ना कहीं क्या ये जलाल भाई ये जो अपन स्पोर्ट्स को इतनी मुश्किल से लाइन पे लाए थे कि अपन को आज ओलंपिक्स में मेडल, अब देखिए आज की कितनी बुरी खबर एक और आई। 125 कैटेगरी में सुमित जो है अपने पंजाब के हरियाणा के जो रेसलर सुमित मलिक, उनको डिस्क्वालीफाई किया आज 125 कैटेगरी में बिकॉज ऑफ ही फेल्ड अ डोप टेस्ट। अरे टोक्यो की टीम के लिए एक ही आदमी था, अब उस कैटेगरी में अपने पास कोई कुश्ती वाला नहीं है साहब। तो व्हाट इज द फेडरेशन डूइंग साहब, क्या कर रहे हैं कि डोप आप उस बच्चे को जो एक प्रोबेबल ओलंपिक्स से, क्या उसको घर पे नहीं रख सकते साहब अपने संभाल के अंडर के, अभी आज डिस्क्वालीफाई हुआ है। बिल्कुल। अब अपने पास 125 कैटेगरी में कोई कुश्ती वाला नहीं है साहब, कुछ नहीं। जबकि ही वाज अ प्रोबेबल मेडल विनर। एक आपको लॉस एंजलिस का इसी से रिलेटेड एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक हमारे साथ रेसलर वो वेटलिफ्टर गया था और वो बंगाल के किसी गांव का था। वो बहुत अच्छा वेटलिफ्टर था। अब बच्चे उससे उनका बैकग्राउंड जो मेहनत कर रहे हैं, छोटी जगहों से आ रहे हैं, उसने जब विलेज देखा और वहाँ सारी चीज़ें, और हमारे कोच मैनेजर जो ऑफिशियल्स जाते हैं ना, ये भी तफरी करते हैं फिर जाके। इनको नहीं मालूम हमारे खिलाड़ियों को छोड़ कहाँ है, तुम्हारा खिलाड़ी कहाँ है, उनका प्लेयर यानी साथ रहना चाहिए आपको, कोच की जिम्मेदारी थी। उसने 10 दिन पहले गया, उसने ज़्यादा खा पी लिया वहाँ। जब खा लिया तो वो अपनी जो उसकी वेट की कैटेगरी उससे ऊपर वाले में चला गया और डिस्क्वालीफाई। उसने उसमें भी कुछ परफॉर्म अच्छा किया। अब इसके लिए चीफ डिमिशन से कोच ने उन सब ने डिसीजन लिया। वो पहली मर्तबा कहीं निकला था दुनिया से, घर से बाहर। अब वो कहा कि उसको साहब वापस पहुंचाएंगे हिंदुस्तान से, तो मैंने कहा उसमें कि इसके कोच को पहुंचाइए ना भाई। कोच ने नहीं ध्यान दिया इसको, खाना क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। एग्जैक्टली बात अपनी मुद्दे की वही आ रही है कि अपन आप छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब प्लेयर को आप ध्यान नहीं, वो आपके क्या अपन जैसे कंक्लूजन एक स्टेज पे आ रहे हैं जलाल भाई, आपकी भी पूरी हिस्ट्री सुनी और बड़ा अच्छा लगा, आपने दिल से बात की साहब, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को उम्मीद है कि दर्शक सुने इस चीज को साहब और रेक्टिफाई करें। ये एक ऐसी चीज है कि ये घर बैठे हुए और ये पानी का ग्लास या चाय पी से रेक्टिफाई नहीं होगी। आप लोग का समर्थन चाहिए होगा कि ये क्या हो रहा है यार, इसको वी हैव टू इंप्रूव इट। अपन लोग ही इस चीज को इंप्रूव कर पाएंगे। मनोज भाई इसमें मुझे एक बात और, वो जो आपने जिस मैच का जिक्र किया ना, वो मैच की बात बताना है मुझे। हालैंड से जो हम लोग मैच खेले, जो किसी भी ओलंपिक के रिजल्ट से बहुत बड़ा था, 5-2 से हम लोग जीते थे वो मैच। तो मुझे नेक्स्ट डे जब ये एम्बेसडर और ये सब हंगामा हुआ, तो मुझे नेक्स्ट डे खिलाया गया जी। वो खिलाया ऐसा गया कि हम लोग एक दिन पहले टीम डिसाइड होती है कि कल आपको ये मैच खेलेगी, उसके बाद में आप बाकी भी तैयार रहेंगे, प्लानिंग हो जाती है। उस दिन कोई प्लानिंग नहीं थी। और जब हम लोग चेंज रूम में जा रहे थे मैदान की तरफ, तो उस वक्त भी नहीं कहा कि टीम क्या खेलेगी। कोच साहब ने मेरी वजह से, सिर्फ कोच मैनेजर जो दोनों थे ना, वो दोनों मैचिंग, दोनों एक अब बड़े लोग थे, अब मर गए। एक तो कोच तो मर ही गए, बालकिशन सिंह साहब, और वो दोनों ही मर गए, मेजर नरेंद्र जी। एक्चुअली दोनों ने जब वार्म अप होने के लिए जब मैदान में उतर गए, मेरे तो सॉक्स भी नीचे थे, शंगार्ड एकदम मैदान में जाने के बाद लगाते हैं हम लोग, क्या मैच खेलना था ऊपर। मुझसे आन के कहा कि तुम खेल रहा हो मैच आज। मैं उनको देखने लगा, मैंने मेरी खराबी, लोगों को इनको जस्टिफाई करना था कि लोगों को जवाब देना है कि ये इनको दिया तो चांस, ये खराब तो खेले, क्योंकि आपको ऐसे टाइम पे कहा जा रहा है। अब मेहनत तो थी साहब, रुके हुए थे, ठीक है, अल्लाह का नाम लिया और भाई ठीक है, अब जो भी जिम्मेदारी है देंगे। आप यकीन मानिए, ये मैं राइट आउट
खेल रहा था उस तरफ था, इधर गोल मार रहे थे हम लोग, जी तो ये कोच मैनेजर इस तरफ बैठे थे। जी जी हाफ टाइम में या तो मेरा एक आध गोल हो जाना चाहिए था, जी लेकिन हम 2 गोल कर चुके थे और दोनों मेरे ही पास से थे। जी एक जफर का गोल था, एक जफर का गोल था और एक उसका था हरदीप का। जी तो यानी बिल्कुल यूँ ले जाके और यूँ 2 पास ऐसे दिए हैं माइनस से। उस दिन कमेंटेटर, अगर आपको रिकॉर्ड हो वो मैच, तो रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा कि उस दिन कमेंटेटर हमारे जगदीश साहब बोल रहे थे और जो भी और दूसरे इंग्लिश कमेंटेटर कर रहे थे कि आज जैसी टीम अगर दोनों विंग ऐसे चल रहे होते तो इस टीम को कोई बीट करने वाला नहीं ये था। तो बात सही है आपकी साहब, बिकॉज वी वर 100% एक्सपेक्टिंग अ मेडल इन 1984। तो अब मैं वहां से जब आ रहा था ना, हाफ टाइम हुआ, जी तो हम तो खुद ही कोच के पास आ रहे हैं, सब खिलाड़ी कोच के पास आते हैं, मैनेजर के भाई अब क्या प्लान है क्या है। ये लोग इतने घबराए हुए थे कि ये चल के आधे मैदान में मेरे पास आ गए, तुम क्यों अंदर घुस रहे हो। मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ कि अकेले, यानी ग्राउंड तो टीम खेलती है लेकिन मेरी परफॉर्मेंस, अफसोस साहब अफसोस। और बीबीसी की स्पोर्ट्स न्यूज में 1 मिनट मेरे लिए बोला गया। कितनी बड़ी बात है सर, कितनी तो बड़ी ये उसके बाद आपने कभी जलाल भाई इन स्तर तक खेले और इतना कॉन्फिडेंस रहा, कभी कोचिंग करने का नहीं सोचा जीवन में? मैंने बहुत कोचिंग अपने जूनियर्स को, मैंने अपनी बैंक की टीम को बहुत जिम्मेदारी से काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट, उतनी तो हमारे यहाँ की कुछ सिस्टम था, उस सिस्टम से कुछ खिलाड़ियों को तो शुरू में लिया मैंने और टीम को मैंने बहुत अच्छा खिलाया। ऑल इंडिया स्टेट बैंक को भी बहुत कई ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीते हम लोग जी। तो मेरे लोग समझते थे कि मैं तो मैंने कोचिंग की भी की है, लेकिन मैं उस तरीके की कोचिंग एकदम छोटे बच्चों में रेगुलर जाके नहीं कर पाया। और मैं सेक्रेटरी भी हूँ हॉकी भोपाल का। तो जब जब मौका मिलता रहा टीम को मैं खिलाता रहा, बनाता रहा। अब ये बताइए साहब, अपन अब एक कंक्लूजन स्टेज पे आए हैं कि अपन का मुद्दा था सुशील कुमार को लेके कि ये जो स्पोर्ट्स गन जो हैं या जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जो इतने ऊंचे स्तर तक हिंदुस्तान का मेडल लेके आते हैं, इनको किस तरीके से सेव किया जाए सर? क्या आपका एक सजेशन, एक लाइन सजेशन बताइए सर। ये खिलाड़ी जिस वक्त, एक तो 2 सजेशन मैं इसमें दूंगा जी, फेडरेशन में और सरकार की मुख्तलिफ स्टेट की बॉडीज़ में जो भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स संभाल रहे हैं, उनमें स्पोर्ट्समैन का बड़ा रोल होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ऑन दी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैन। एक बात तो ये, दूसरा फेडरेशन में भी खिलाड़ी बहुत ज़रूरी है कि ये हो। अब जब ये हो जाएंगे तो खिलाड़ी को, वो खिलाड़ी बहुत अच्छे से उनका माइंड कैसे करना है स्टडी कर पाएंगे, उनकी हेल्प कर पाएंगे, फिर इस तरीके की हादसा नहीं होंगे जो हादसा होंगे। तो ये मेरा नहीं जलाल भाई, बहुत मेरे को एक तो सर मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब, कितना आप इस मुसीबत में आप आए। बहुत मनोज भाई, आपने बुलाया और आपसे दिल की बात, बिल्कुल दिल में से आपने क्वेश्चंस किए हैं। अरे नहीं और दिल से मैंने भी उसी मोहब्बत से साहब, जैसे मैं तो साहब बड़ा एक कुक स्पीक्स करके एक बड़ा फ्रैंक स्पीक रखा है साहब, बहुत अच्छा है। मैं नेगेटिव कहीं नहीं बोलता, पॉजिटिव जरूरत ही नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से विदाई लेने के पहले मैंने शुक्र अदा किया जलाल भाई का, और 2 अच्छे पॉइंट बताए जलाल भाई ने जो मैं टोटल एग्री करता हूं कि दी फेडरेशन शुड हैव पीपल हैविंग स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, नंबर 1, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो हर स्टेट में होता है उसका भी एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। और एक तीसरा सजेशन जो मेरा है, क्योंकि मैं तो खैर स्टेट लेवल का ही टेनिस प्लेयर रहा, जलाल भाई तो बहुत ऊंचे स्तर के रहे, कि जो प्लेयर इस स्तर पे पहुंच जाता है, ही शुड बी अ नेशनल ट्रेजर यार। उसका एक नेशनल ट्रेजर बना लो यार। कितने लोग ओलंपिक्स का मेडल जीत के आते हैं भाई, कोई नहीं जीत के आता, वो बेचारा जीत के आया, उसको तो आप नेशनल प्रॉपर्टी बना लो यार, कि जब तक ये जीवित है ये हमारी हिफाजत, ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल, और बस यही बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, और इसके साथ मैं विदाई लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले फिर सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जलाल। थैंक यू वेरी मच।